हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश भगत। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, कल हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था और कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज़ हमने देखी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। कल मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी समझा दिया था। आज हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखिए, एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है। जब भी कोई बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, चाहे वो बढ़े चाहे वो कम हो। तो हमें पढ़ना है एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के सामने एंगुलर शब्द यूज हो रहा है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? जब बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तब उस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप होगा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन को मेजर कैसे करेंगे कि बॉडी में कितना एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप हुआ। तो एक्सेलरेशन गिनने का बहुत आसान तरीका है कि बॉडी की वेलोसिटी 1 सेकेंड में कितनी चेंज हुई, वही एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा कि बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी 1 सेकेंड में कितनी चेंज हुई। इसीलिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए, शुरू में कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, जब वो बढ़ेगी या कम होगी तो एक नई एंगुलर वेलोसिटी बनेगी। तो चेंज क्या होगा? नई एंगुलर वेलोसिटी माइनस पुरानी एंगुलर वेलोसिटी। तो हम न्यू एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे और जो ओल्ड होगी उसे ओमेगा नॉट से। तो देखिए, न्यू एंगुलर वेलोसिटी माइनस ओल्ड एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए, इसका अगर एसआई यूनिट समझते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड, और टाइम का फिर से पर सेकेंड। तो टोटल क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाला जाता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से नहीं निकाला जाता। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वह सीधा डिपेंड करता है एंगुलर वेलोसिटी के चेंज को। अब वह क्या होता है? देखिए, अगर एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तब एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगी। और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तब एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट हो जाएगी। तो देखिए, मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। तो देखिए, यहाँ पे जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगी और ओमेगा इंक्रीज होगा तब अल्फा की जो डायरेक्शन होगी अपवर्ड होगी एंगुलर वेलोसिटी के साथ। और जब बॉडी क्लॉकवाइज मोशन करेगी तो एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड हो जाती है। तो और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो अल्फा भी ओमेगा के डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे देखिए, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए ओमेगा तो फिक्स है, अपवर्ड रहेगा, पर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा के अपोजिट हो गई है, डाउनवर्ड हो गई। यहाँ पे क्लॉकवाइज मोशन है, ये क्लॉकवाइज मोशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड होती है। अब देखिए, यहाँ पे ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा क्या होगा? ओमेगा के अपोजिट, मतलब अपवर्ड हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिपेंड करती है एंगुलर वेलोसिटी के चेंज पे। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है।
अब एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन जो रहेगा वह 0 रहेगा, या हम बोल सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। तो याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन नहीं होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि वहां पे एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होती है। पर देखिए लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होते रहती है हर पॉइंट पे, इसलिए वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। मतलब लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के वजह से यूसीएम में जो एक्सेलरेशन आता है, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर साइड। इसे हम रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ए आर समझ लीजिए। तो इसकी डायरेक्शन अंदर के साइड होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, इसलिए इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन का, इसका फॉर्मूला याद रखना। इसका फॉर्मूला होता है v इंटू ओमेगा, यानी लीनियर वेलोसिटी इंटू एंगुलर वेलोसिटी। अब हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ा था। देखिए v का मतलब क्या होता है, r इंटू ओमेगा। अगर v की वैल्यू हम r इंटू ओमेगा रखें तो ओमेगा डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। और अगर मान लीजिए हमने ओमेगा की वैल्यू रखा तो ओमेगा की वैल्यू होती है v बाय r, तो v स्क्वायर बाय r हो जाएगा। तो याद रखना यूसीएम में रेडियल एक्सेलरेशन होता है जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होता है, और इसका फॉर्मूला होता है v ओमेगा या फिर r ओमेगा स्क्वायर या फिर v स्क्वायर बाय r। अब हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें बॉडी की एंगुलर स्पीड जो रहेगी वह वेरिएबल रहेगी, चेंज होती जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है, जो लीनियर वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। यूसीएम में क्या होता है, ओनली डायरेक्शन चेंज होता है लीनियर वेलोसिटी का, पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज होती है, साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से रेडियल एक्सेलरेशन डेवलप होता है। अब यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से भी एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस वजह से आता है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो देखिए नॉन यूसीएम में दो एक्सेलरेशन हो गए, रेडियल एक्सेलरेशन जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आया, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से आया। अब देखिए रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो हमें पता है, वो क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है वो देखते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिक्स है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है या फिर उसके अपोजिट होती है। वो सारा डिपेंड करता है वेलोसिटी चेंज किस प्रकार से हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। जैसे देखिए मान लीजिए पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है और इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे टेंजेंशियल होगी इस साइड में। ये हो गई लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर हम बोल रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है, लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ए टेंजेंशियल। ओके, अब अगर मान लीजिए पार्टिकल क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है और पार्टिकल इस पॉइंट पे है, तो इस समय पे लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी इस प्रकार से होगी, ये हो गई लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन। बट अगर लीनियर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लीनियर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है लीनियर वेलोसिटी के
अपोजिट चला जाएगा और इस प्रकार से उसकी डायरेक्शन होगी। तो देखिए इसका नाम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों रखा गया है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वह सर्कल को टेंजेंट होती है, इसलिए हम इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वह बताता हूं मैं। देखिए रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, v स्क्वायर बाय आर या फिर r ओमेगा स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है r इंटू अल्फा। अब अल्फा क्या है, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, इससे पहले जो मैंने बताया था। अब देखिए ये नॉन यूसीएम है, यहाँ पे एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के वजह से ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। यूसीएम में क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, इसलिए ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहता है ये भी जीरो रहता है, इसलिए यूसीएम में सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन ही प्रेजेंट होता है। अगर हम टोटल एक्सेलरेशन निकालें, अब देखिए दो एक्सेलरेशन है, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, पार्टिकल यहाँ पे है तो रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस प्रकार होगा। तो देखिए दो एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो इनका जो टोटल एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, इसे हम बोलते हैं टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, a इक्वल्स टू, देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो a क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, नॉन यूसीएम में टोटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ। देखिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए बॉडी को एक फोर्स बहुत ही जरूरी होता है, अगर वह फोर्स नहीं मिला उसे तो वह बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और उस फोर्स का नाम ही है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ही बॉडी को नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि वह सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके। अगर बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो बॉडी जब कर्व से जाएगी या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी तब वह स्लिप हो सकती है, अगर उसे प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वह फोर्स होता है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे बॉडी पे एक्ट होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है, यानी इसे बॉडी को बाहर गिरने से बचा के रखता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब फोर्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही हुई बॉडी पे एक्ट होगा और उसकी डायरेक्शन सेंटर के तरफ होगी, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और यह बहुत ही नेसेसरी फोर्स होगा जो बॉडी को सर्कुलर मोशन बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स FCP लिखते हैं हम इसे। सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखिए मास बॉडी का m ले लेते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हमने तीन फॉर्मूले देखे थे, या तो हम v ओमेगा लिख सकते हैं या फिर v स्क्वायर बाय r या फिर r ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम v ओमेगा लिखे तो m v ओमेगा या फिर m v स्क्वायर बाय r या फिर m r ओमेगा स्क्वायर। तो ये रहा सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले। ओके, ज्यादातर हम ये फॉर्मूला को ज्यादा यूज करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये रहा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होगी। देखिए इसके बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स होगा, ये रियल फोर्स है और यह सर्कुलर मोशन को मेंटेन करके रखता है, इट मेंटेन इसके बारे में दो चीज है, ये रियल फोर्स है और यह सर्कुलर मोशन के लिए बहुत ही नेसेसरी है। अब देखिए कुछ एग्जांपल बताता हूं जहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड होता है बॉडी को। देखिए अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होती है, तो
उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स होता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, वही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, इसीलिए अर्थ सन के चक्कर लगाते रहती है। अगर मान लीजिए सन ने अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना बंद कर दिया तो अर्थ जो है वह सीधी भाग जाएगी और सन के चक्कर नहीं लगा पाएगी। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वह न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसके बाद देखिए, अगर हमने एक थ्रेड में पत्थर को बांधा और ऐसे घुमाया तो पत्थर घूमते रहता है, तो पत्थर को इस समय सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? तो देखिए मेरे हाथ में वो जो स्ट्रिंग रहेगी तो वह स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। स्ट्रिंग टाइट होने का मतलब क्या है? स्ट्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो गया है, उस फोर्स को हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। तो वही टेंसाइल फोर्स उस स्टोन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अगर मैंने उस थ्रेड को छोड़ दिया तो वह क्या होगा? स्टोन सीधा भाग जाएगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते नहीं बैठेगा वो। तो इसलिए किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। तो देखिए, जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो एक फोर्स और लगता है बॉडी पे जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। वह फोर्स क्या होता है? बॉडी को बाहर ढकेलने की कोशिश करता है। मतलब बॉडी इस प्रकार से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींचता है, और एक फोर्स होता है जो बॉडी को बाहर फेंकने की कोशिश करता है। इसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो देखिए, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वह रियल फोर्स नहीं होता है, यह इफेक्ट होता है सर्कुलर मोशन का। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे समझिए, आपने एक बकेट में पानी लिया और उसको रस्सी से बांधा और ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमाया, तो आप देखेंगे उस बकेट से पानी नीचे नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि इस समय जो वाटर का वेट है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर लेता है। वाटर का वेट ऐसे डाउनवर्ड रहेगा, जब बकेट अपवर्ड पोजीशन पे होगी तो पानी नीचे गिरने की कोशिश करेगा, पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से अवे होता है वह उसको बैलेंस कर देगा और पानी को गिरने नहीं देगा। आपने देखा होगा अपनी जो अर्थ है वह स्पेरिकल नहीं है, वह इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल का मतलब क्या होता है? देखिए, ये इस प्रकार से होता है इलिप्स, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं पोल, इसे बोलते हैं इक्वेटर। ये हो गया पोल, ये हो गया इक्वेटर। तो जब अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो वहां पे भी अर्थ के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के वजह से अर्थ जो है पोल के, जहाँ पे पोल होता है वहां पे फ्लैट हो जाती है और जहाँ पे इक्वेटर होता है वहां पे बल्ज हो जाती है। तो देखिए, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बारे में ध्यान रखना, यह रियल फोर्स नहीं है, यह सुडो फोर्स है। और ये इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन है। और एग्जांपल बताता हूं मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। देखिए, जब हम गोलाई से जाते रहते हैं, मतलब कर्व रोड से जब हम जाते हैं और हमने मान लीजिए लेफ्ट टर्न लिया, इस प्रकार से लेफ्ट टर्न लिया, तो हम क्या देखते हैं? हमारी जो बॉडी है ऐसे राइट की तरफ झुक जाती है। तो वह राइट पे तरफ झुकने का एकमात्र कारण क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए, पहला जो एप्लीकेशन है वह है व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। ये है अपनी हॉरिजॉन्टल रोड सीधी, पर अगर ये ऐसे मुड़ जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे अगर कोई व्हीकल चलेगी तो उस व्हीकल की स्पीड क्या होना चाहिए, यह हम इस टॉपिक में देखेंगे। अब देखिए, एक व्हीकल मान लीजिए जिसका मास m होगा, वह एक कर्व रोड पे मूव कर रही है। अब कर्व रोड है तो उसकी कुछ रेडियस होगी, मान लीजिए उसकी रेडियस है r, और जब वह मूव होगी तो उस व्हीकल के पास कुछ स्पीड होगी, उस स्पीड को हम ले लेते हैं v।
तो देखिए अब वह व्हीकल कर्व रोड पे मूव हो रही है, तो हमें पता है वह सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो बॉडी स्लिप हो जाएगी और गिर जाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे व्हीकल को कौन प्रोवाइड करेगा? तो यहाँ पे बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? तो देखिए जब व्हीकल रोड पे चलती है तो व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं वह रोड सरफेस के साथ फ्रिक्शन में आ जाते हैं, ऐसे घिसने लगते हैं, तो वहां पे एक फोर्स डेवलप होता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म उस व्हीकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अब देखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है म्यू एस इंटू एन। अब म्यू एस क्या है? म्यू एस को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है रोड सरफेस के ऊपर कि रोड सरफेस कैसा है। अगर रोड सरफेस बहुत रफ होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और रोड सरफेस स्मूथ होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे म्यू एस जो है इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या है? देखिए मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, इस पे एक बॉडी इस प्रकार से खड़ी है। अब ये बॉडी क्या करेगी? अपना सारा वेट इस अर्थ पे एक्सर्ट करेगी, तो अर्थ क्या करेगी? इन रिटर्न में इसके ऊपर एक फोर्स डेवलप करेगी, उस फोर्स को ही हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और वह mg के बराबर होता है। जितना बॉडी अर्थ पे वेट एक्सर्ट करेगी उतना ही अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाएगी ताकि वह बॉडी बैलेंस रह सके। तो देखिए यहाँ पे n मतलब हो जाएगा mg। अब दोनों साइड m है, कैंसल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या रहेगा v²/r, और इधर रहेगा म्यू एस इंटू जी, और यहाँ पे v² हो जाएगा म्यू एस आर जी, और यहाँ पे v की वैल्यू हो जाएगी म्यू एस आर जी अंडर रूट में। तो देखिए किसी भी व्हीकल को कर्व रोड पे अगर चलना है जिसकी रेडियस r है, उसे इतनी स्पीड से चलाना होगा। अगर इस स्पीड से वह ज़्यादा स्पीड में चलाएगा तो व्हीकल के गिरने के 100% चांस होंगे, व्हीकल गिर जाएगी, उसके जो टायर्स है वह स्लिप ऑफ हो जाएंगे या स्किड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आगे के टॉपिक पढ़ाऊंगा।